तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे जीने के लिए जरूरी है सांस, बाहर जाने के जरूरी है पास, वैसे मुझे चाहिए आपका साथ। तो अगर अभी तक आप नहीं पहुंचे सब्सक्राइब बटन के पास तो जल्दी जाइए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे खास। चलिए बहुत हो गया बकवास, अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 12 तक क्वेश्चन हम देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें भी दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो यहाँ तक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के दिया हुआ है, आगे भी कुछ दिया हुआ है उसे हम पढ़कर बताएंगे। लेकिन अभी तक हम इक्विवेलेंस रिलेशन पहले प्रूव कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए यहाँ पर पहले जो आपको दिया हुआ है वो है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पहले पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स आप पढ़े होंगे शायद 8 क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, पॉलीगॉन्स के बारे में जान गए होंगे। तो पॉलीगॉन्स क्या होता है कि मतलब तीन से अधिक भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। मतलब पॉलीगॉन्स का हिंदी बात करें तो वो होता है बहुभुज, यानी 3 से अधिक जिसकी आकृति जिस आकृति में 3 से अधिक भुजा हो उसे हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं, बहुभुज बोल सकते हैं। पॉलीगॉन दिया है एज आर, एक रिलेशन आर दिया हो जो है P1 P2, P1, P2 यानी पॉलीगॉन 1 पॉलीगॉन 2 such that P1 and P2 has same number of side। हमारा कंडीशन जो मेन होता है वो हम आपको बता देते हैं कि P1 and P2 जो है यानी पॉलीगॉन्स 1 और पॉलीगॉन्स 2 have same number of side, यानी इसमें पॉलीगॉन्स और पॉलीगॉन्स 2 में जो साइड है नंबर ऑफ साइड हो गया है सेम है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं। कंडीशन समझ गए होंगे आप कि पहला में जितना मतलब साइड है उतना ही दूसरे में भी साइड है, बस यही कंडीशन है। इसी कंडीशन पर हम इक्विवेलेंस रिलेशन और इसे भी इक्वल आ गया, सेम आ गया। हम आपको पहले बता दिए कि इक्वल सेम रहता है तो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही नहीं। तो आप केवल हम लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक, और ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। केस फर्स्ट हम देख रहे हैं कि पहले रिफ्लेक्सिव देखते थे। केस फर्स्ट में स्वयं से स्वयं का रिलेशन पॉलीगॉन 1 का पॉलीगॉन 1 से देंगे। तो एक पॉलीगॉन में अगर P1 P2 के बराबर है तो ये तो मान लीजिए 2 पॉलीगॉन की बात हुई और स्वयं ये तो केस फर्स्ट में स्वयं का रिलेशन दिखाएगा, यानी स्वयं से स्वयं का रिलेशन, यानी फर्स्ट पॉलीगॉन का तो फर्स्ट पॉलीगॉन का फर्स्ट से रिलेशन, यानी अपने से स्वयं से तुलना करेगा। तो किसी भी पॉलीगॉन में जो भुजा की संख्या है साइड का जो संख्या हो वो अलग थोड़ा ना होता है, वो तो सेम ही होगा, पॉलीगॉन्स के उसके बराबर ही होगा। तो वही बस लैंग्वेज दे देना है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं द नंबर ऑफ साइड in any polygon is equal to themselves। लिख सकते हैं themselves, सही से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं द नंबर ऑफ साइड ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू द देमसेल्फ, यानी कोई भी पॉलीगॉन का जो साइड का जो नंबर है वो क्या है, खुद के नंबर से बराबर होगा, खुद के साइड के बराबर होगा। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो सो आज हमारे यहाँ से आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज हमारा क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये कोई भी बहुभुज जो है उसके स्वयं की भुजा उसकी भुजा स्वयं की भुजा के बराबर होगी। ठीक, अब केस हम सेकंड देखते हैं। केस सेकंड हम देखेंगे, बोल रहा है कि P1 and P2 have same number of side। कंडीशन जो कह रहे हैं वही लिख देंगे। केस सेकंड द नंबर ऑफ साइड इन P1, यानी पहला पॉलीगॉन is equal to the number of side equal to the number of sides in P1 P2
द नंबर ऑफ साइड इन P1 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड ऑफ P2, यानी जितना P1 में पॉलीगॉन 1 में जितना साइड है, नंबर ऑफ साइड है, उतना ही पॉलीगॉन क्या है 2 में है, 2 में भी है, 2 में भी है। तो उसके बाद हम जो है तो हम क्लियरली कह सकते हैं, या फिर हाँ क्लियरली the number of side in P2 in polygon 2 का जो नंबर ऑफ साइड है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड इन P1। तो हम क्लियरली यह कह सकते हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड ऑफ P1। पॉलीगॉन दूसरे में 2 में जितना बुझा है उतना ही पॉलीगॉन 1 में भी बुझा है। ये तो हम कह सकते हैं जब 1 में जितना बुझा है उतना 2 में है, तो ये भी कह सकते हैं कि जितना 2 में है उतना 1 में है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां से हो जाएगा हमारा सो R इज सिमेट्रिक। तो यहां से हमारा R क्या हो गया, सममित हो गया। ठीक, अब देखिए R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि P1 में भुजा की संख्या, बहुभुज P1 में भुजा की संख्या P2 के भुजा की संख्या के बराबर है। तो यह स्पष्ट है कि ऐसे लिख सकते हैं आप भी, देन इट इज क्लियर लिख दीजिएगा, क्लियरली मत लिखिए, देन इट इज क्लियर। तो यह स्पष्ट है कि P2 में भुजा की जो संख्या है वो P1 के भुजा की संख्या के बराबर हो गया, इसलिए R क्या है, एक समित संबंध है। ठीक, देन किस थर्ड अब देखेंगे हम संक्रामक के लिए। किस थर्ड अब 3 को लेकर चलेंगे, P1 P2 P3 लेकर चलेंगे। तो पहला तो वही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ साइड्स P1 in P1 is equal to the number of sides P2। पहला तो हो गया द नंबर ऑफ साइड इन P1 is equal to the number of side in P2। P2 के नंबर ऑफ साइड के बराबर हो गया, कॉमा the number of sides in P2 is equal to the number of sides in P3। और फिर उसके बाद कोमा के बाद हम लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड इन P2, यानी पॉलीगॉन 2 में जितना भुजा है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड इन P3, पॉलीगॉन 3 के भुजा के बराबर है। तो देन इट इज क्लियर, the number of sides in P1 equal to the number of sides in P3। तो यह स्पष्ट है कि द नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P1 में जितना पॉलीगॉन 1 में जितना साइड्स हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड P3, यानी पॉलीगॉन 3 में भी वही है। जब देखिए पॉलीगॉन 1 जो है उसके बराबर पॉलीगॉन 2 में है। ठीक, अब पॉलीगॉन जो 2 है उसके बराबर पॉलीगॉन 3 में है, तो पॉलीगॉन 1 में जो है वही पॉलीगॉन 3 में भी है, यानी बहुभुज 1 में जितनी साइड है उतने पॉलीगॉन बहुभुज 2 में है, और जितना बहुभुज 2 में है उतना ही बहुभुज कितना है 3 में है। तो जितना बहुभुज 1 में है उतना ही बहुभुज 3 में भी होगा। ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वही तो केवल लिखा हूं। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे तो वो भी लिख सकते हैं कि बहुभुज 1 में भुजा की संख्या बहुभुज P1 में भुजा की संख्या P2 के बराबर है, तथा P2 में भुजा की संख्या P3 के बराबर है।
तो यह स्पष्ट है कि P1 में भुजा की संख्या P3 के बराबर है। सो R इज ट्रांजिटिव। यहां से हमारा R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक हो गया, R ट्रांजिटिव हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन उसे ही बोलते हैं जो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव हो। ठीक, यहां से हम लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव relation. R is reflexive, symmetric and transitive relation. So R is an equivalence relation. So R is an equivalence relation. इस तरह से हमारा R क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप। ऐसे इतना लिखेगा बिल्कुल सही होगा, कोई शक नहीं। ठीक, हिंदी वाले लिखे जाएगा कि R एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसीलिए R एक तुल्यता संबंध है। ठीक, और देखिए आगे जो है इसमें वो क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 13 था ना आपका, फिर बोल रहा है, फिर आगे जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं what is the set of all element in A related to the right angle triangle T with the side 3, 4 and 5? कहते हैं what is the set of element in A? ये जो सेट हमारा है, ये सेट क्या था? एक जो हमारा सेट क्या था? ऑल पॉलीगॉन्स था। ठीक, तो वही बोल रहा है कि क्या होगा सेट ए का एलिमेंट का जब रिलेट करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड है 3, 4 और 5, तो सेट ए में क्या हो जाएगा? जब हम राइट एंगल ट्रायंगल से यदि हम ए को रिलेट करेंगे तो सेट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? अभी तो क्या है? ऑल पॉलीगॉन्स है। और जब हम राइट एंगल ट्रायंगल से इसे रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ, हमारा उसके बाद का आंसर है वो लिख लीजिएगा, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट कर रहा है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से जब हम ए को रिलेट करेंगे तो ए इक्वल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक, तो ये 13 नंबर का जो इक्विवेलेंस रिलेशन के उसके बाद का आंसर हो गया। ठीक, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उम्मीद है ट्रायंगल्स कर दीजिए, उम्मीद है यस, उम्मीद है कि समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर हम 14 भी बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 14 के पास। 14 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ तक है और इसके आगे भी थोड़ा सा है। तो ठीक है, पहले यहाँ तक हम इक्विवेलेंस रिलेशन तक प्रूव कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़कर हम उसे कर देंगे। ठीक, ये बोल रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is इक्विवेलेंस रिलेशन। बोल रहे हैं कि जो हमारा एक बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि L जो है सेट ऑफ क्या है? ऑल लाइन, सभी लाइन का सेट है जिसे हम L नाम दे दिए। ठीक, जो क्या है XY प्लेन में है, XY प्लेन में जितने भी लाइन है उसका जो सेट हो गया वो हमारा L हो गया। अब B क्या है? R क्या है? एक रिलेशन है किसमें? L में, यानी उसी लाइन में। ठीक, जो किस तरह से निर्धारित होता है कि R इक्वल टू होता है L1, L2। L1 कंडीशन हमारा कह रहा है कि L1 क्या होगा? R में कौन आएगा? जो L1 पैरेलल होगा L2 का, यानी पहला लाइन जो है दूसरे लाइन का पैरेलल है, तीसरा लाइन चौथा लाइन का पैरेलल, इस तरह से जो पैरेलल होगा वो हमारा R में आएगा। ये क्या सिद्ध करना है हमें? ये सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि फर्स्ट लेंगे पहली बात, इसमें हम सेम का सेम से यानी L1 का L2 से देखेंगे। तो कोई भी यदि हम लाइन खींचते हैं तो क्या ये लाइन पैरेलल किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? वैसा लाइन जो दो लाइंस जो एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाते हो, वैसा दो लाइन जो एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाते हो? जिनके बीच का कोण कितना हो? 0 डिग्री, यानी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें।
वैसे दो लाइन को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल बोल देते हैं। तो जो स्वयं का एक लाइन होता है, तो क्या एक लाइन जो हम पाते हैं ये स्वयं का पैरेलल होता है, क्या पैरेलल होगा? ये मान लीजिए इसके ऊपर हम एक और लाइन खींच दिए, ठीक है, ये जो हमारा लाइन है वो स्वयं के लाइन के पैरेलल होता है? बिल्कुल, कोई भी लाइन यदि हम खींच देंगे तो स्वयं के क्या होगा, पैरेलल ही होगा, ठीक, क्योंकि अपने आप को कहाँ काटेगा, कोई लाइन नहीं काटेगा, और जब काटेगा नहीं तो फिर तो कोण नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा, तो फिर ये तो क्या हो गया, पैरेलल लाइन, ठीक। तो हम कह सकते हैं एनी लाइन is parallel to itself. Any line is parallel to itself. And कोई भी लाइन जो होता है, कोई भी लाइन स्वयं का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक। इस तरह से हमारा R जो हो गया, so R is रिफ्लेक्सिव। इस तरह से हमारा R हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। हिंदी वाले लिख लीजिएगा कि कोई भी लाइन स्वयं का क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी अर्थात कह सकते हैं P1 पैरेलल टू P1, यानी P1 L1 है ना, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, ये हमारा पैरेलल का निशान है, यही कर रहे हैं। तो सो आज यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब केस 2 देखेंगे इसी का, जिसे हम सिमेट्रिक चीज करते थे केस 2 में, कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तब देखिए L1 जो क्वेश्चन कर रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2, बोल रहा है L1 इज पैरेलल टू L2, देन इट इज क्लियर L2 इज पैरेलल टू L1। अब देखिए मान लीजिए हम एक लाइन खींच दिए, ये मान लीजिए L1 एक लाइन है, ये एक L2 लाइन है। हम बोल रहे हैं कि L1 जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, दोनों तो पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा। वहीं तो लिखे हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, देन इट इज क्लियर। तो यह स्पष्ट है कि L2 इज पैरेलल टू L1, L2 जो होगा L1 के पैरेलल होगा, अर्थात यानी L1 पैरेलल टू L2 implies L2 पैरेलल टू L1, यानी L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। So R is symmetric। यहां से हम सिमेट्रिक भी सिद्ध कर दिए। सिमेट्रिक कैसे है, समझ में आया? सिमेट्रिक हो गया यहाँ से यार, कैसे है समझ में आया? L1 स्वयं का एक लाइन L1 है, अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 का पैरेलल ही होगा, ठीक। यहाँ से हमारे R जो हो गया सिमेट्रिक हो गया, ठीक। अब केस थर्ड जो हम क्या सिद्ध करते थे, केस थर्ड में L1 is पैरेलल टू L2, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, एंड L2 is पैरेलल टू L3। L2 जो है कोई तीसरा लाइन L3 उसके पैरेलल है, देन इट इज क्लियर L1 is पैरेलल टू L3। अब देखिए कोई एक, देखिए L1 ये है, L2 ये है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक तीसरा लाइन भी L3 है, ये तीनों पैरेलल है। ये किसके, ये L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। तो ये स्पष्ट है कि मान लीजिए ये दोनों पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल, तो ये स्पष्ट है कि ये वाला भी पैरेलल होगा। अगर हम ये बीच को मिटा देंगे, बीच को, तो ये क्या पैरेलल नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये भी पैरेलल है, तो इस तरह से ये भी पैरेलल हो गया। तो वहीं तो लिखे हैं, हिंदी वाले लिख लीजिएगा L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये स्पष्ट है कि L1 L3 का भी पैरेलल होगा। अब यहां से अर्थात ये कहना चाहता है कि L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3 implies L1 parallel to L3. So R is transitive।
यहाँ से हमारा आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। वही लिख दीजिएगा, लिख लीजिए। रिलेशन आर इज reflexive, symmetric and transitive. Relation R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. So R is an equivalence relation. इस तरह से R हमारे क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। ठीक, उसके आगे जो दिया हुआ है 14 नंबर है, 14 नंबर, उसके आगे जो दिया हुआ है वो बोल रहे हैं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। बोल रहे हैं कि 2x प्लस 4 यहां तक हो गया होगा, आप देख लीजिएगा। अब उसके आगे हम बता रहे हैं, वो देखिए उसके आगे जो बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल कौन सा लाइन होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल कौन सा लाइन होगा। तो आप 2D में पढ़े होंगे, 2D जब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि किसी लाइन को पैरेलल करने के लिए y बराबर mx प्लस c, mx प्लस c, यहां से ये mx जो है पैरेलल होता है y इज इक्वल टू mx प्लस k, यानी केवल कांस्टेंट टर्म हमारा चेंज होता है पैरेलल के लिए। ये जो आपका x और y का टर्म होता है वो सेम होता है, चेंज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। इसके पैरेलल लाइन जो होगा वो होगा y बराबर 2x प्लस c कर दीजिए, यानी c के जगह यानी 4 के जगह पर कुछ भी हो जाएगा। c कहां से होगा, c बिलोंग्स टू c, हमारा ये जो हमारा रिलेशन है, ठीक, वहां से बिलोंग्स करेगा। ठीक, इस तरह से ये आपका आगे का हो गया, किस तरह से रिलेटेड है, तो ये इस तरह से रिलेटेड है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस c से रिलेटेड है। ठीक, या फिर आप इसे कह भी सकते हैं कि y बराबर संबंधित है, समानांतर जो होगा y बराबर 2x प्लस c के समानांतर होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म हो गया। चलिए, वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आगे हम वीडियो बनाएंगे 15-16, इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 1.1 भी